नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल सितंबर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया था। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। बीते साल संसद में महिला आरक्षण विधेयक भी पारित हो गया है। लोकसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण को लेकर करीब हर मंच से कुछ न कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। आइए सुनिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेंगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था। आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं। टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्थापित हो जाएगी। महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम और विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। बहनों बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। टूरिज्म वो सेक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। टूरिज्म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है। भाजपा इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएगी। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाभ हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा। भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेष रूप से आर्थिक मदद देने की योजना बनाकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। ये तो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने अपने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए महिलाओं के लिए तमाम वादे किए हैं। क्या वादे किए हैं अब इसमें? हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे,
खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। तो ये थे राहुल गांधी, जो अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं के संबंध में बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातें रखी थी, जिसको हमने आपको सुनवाया। उसके बाद से राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी थी महिलाओं के संबंध में, उसको भी हमने आपको सुनवा दिया कि इस चुनाव में क्या क्या वादे महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि 2 महत्वपूर्ण पार्टियां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर मामला ठंडा दिखता है। करीब 2 माह पूर्व एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया था। जरा इसे भी सुन लेते हैं। हमने रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, महिला सुरक्षा के प्रति सचेत रहती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी रहती है। लेकिन जो सरकार महिला अपराधों पर कंट्रोल कर पाने में सक्षम हो, वह बेहतरीन सरकार मानी जाती है। अब आइए देखते हैं कि पिछले 5 सालों में एनडीए सरकार में महिला अपराध की क्या स्थिति रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ये ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये महिलाओं पर जो 5 साल में अपराध हुए हैं वो किस तरह के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में 3,78,236 केस रजिस्टर किए गए हैं। वहीं अगर जो 2019 की बात करें तो 4,05,861 केस रजिस्टर किए गए हैं। वहीं 2020 की बात करें तो यहां पर 3,71,503 केस रजिस्टर किए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ दिखा रहा है 2019 से 2020 के बीच जो अपराध दर्ज होने की दर है महिलाओं पर, वो कम हुआ है और काफी कमी आई है। 4 लाख से 3 लाख तक आ गए हैं। वहीं अगर जो देखा जाए 2021 में तो 4,28,278 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 2022 में
अगर जो देखा जाए 2022 की अगर जो बात करें तो यहाँ 4,45,256 केस दर्ज किए गए। ये एनडीए सरकार की स्थिति है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है। महिला अपराध पर लगातार रोक लगाने की बात सरकारें करती रही हैं। अब हम रुख करेंगे यूपीए सरकार। यूपीए की जब सरकार थी, यानी कि कांग्रेस और गठबंधन की सरकार थी, उसमें क्या स्थिति थी? अगर जो आप फुल स्क्रीन करें तो दर्शकों को और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यहां पर 2010 की अगर जो बात करें तो यहां पर 2,13,585 केस दर्ज किए गए हैं महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं। वहीं 2011 में 2,19,142 केस दर्ज किए गए हैं। 2012 में 2,44,270 केस दर्ज किए गए हैं। 2013 में 2,95,896 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 2014 में 3,25,327 केस दर्ज किए गए हैं। ये यूपीए सरकार की हमने आपकी बातें दिखाई हैं कि यहां पर कितने केस दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यहां पर संख्या कम दिखाई दे रही है और एनडीए की सरकार में संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध की वृद्धि दर क्या है, हम इसके बाद आपको बताते हैं। लगभग दोनों सरकारों में स्थितियां वैसी सामान्य सी दिखती हैं। आइए हम अब आपको आगे लिए चलते हैं। अब बात करते हैं यूपीए सरकार के उन 5 सालों की जिसके बाद एनडीए सत्ता में आई। आइए उन 5 सालों में महिलाओं पर हुए दर्ज अपराधों के बारे में नजर डालते हैं। तो ये हमने नजर डाले हैं यूपीए सरकार में महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि दोनों सरकारों में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में साल दर साल किस रेशियो से वृद्धि दर्ज की गई। तो सबसे पहले बात करें यूपीए सरकार की। आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि किसके शासनकाल में महिलाओं पर अपराधों में किस रेशियो से वृद्धि हुई है। ये आप देख सकते हैं किस रेशियो से, ये रेशियो दिखा रहा है यूपीए का। ग्राफ 3 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेशियो है 2010 से 2011 के बीच प्रतिशत वृद्धि आपको देख सकते हैं। ये यूपीए सरकार की अगर जो आप दिखा सकें तो इससे पहले वाले ग्राफ दिखाइए कि यूपीए सरकार के जो ग्राफ हैं, पहले वाले ग्राफ यानी कि 2010 से 2011 के बीच जो प्रतिशत वृद्धि हुई है ये 2.16% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर जो देखा जाए 2011 की, 2011 से 12 के बीच 11.46% की वृद्धि हुई है एक साल में महिलाओं पर अपराध। 12 से 13 की अगर जो बात करें तो प्रतिशत वृद्धि 21.13%। यह बहुत ज्यादा दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ये जो बड़ा सा खंड गोले का जो दिखाई दे रहा है ये महत्वपूर्ण है। 2013 से 2014 के बीच हुई प्रतिशत वृद्धि 9.94% देखी गई है। ये हम आपको यूपीए सरकार की हमने डाटा दिखाए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आधिकारिक आंकड़े हैं जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं यूपीए सरकार में महिला अपराध जो प्रतिशत वृद्धि हुई थी, ये थी तो जो हमने अभी तक दिखाया वो यूपीए सरकार की थी। अब यूपीए सरकार के समय महिलाओं पर हो रहे दर्ज अपराध के रेशियो अब आपको बता रहे हैं एनडीए सरकार में महिला अपराधों में वृद्धि की दर क्या रही है। अभी आपने यूपीए की देखा, अब जो एनडीए की सरकार है उसकी हम दिखाते हैं कि क्या अपराध वृद्धि दर रही है। ये आप जो कॉलम चार्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं उस पर अगर जो हम नजर डालें कॉलम चार्ट के माध्यम से तो 2018 से हम ये आंकड़े ले रहे हैं। 2018 से 19 के बीच प्रतिशत वृद्धि 7.30% हुई है। 2019 से 2020 के बीच अगर प्रतिशत वृद्धि दिखाएं तो ये माइनस में गया है। ये कॉलम चार्ट है, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये यहां पर जो है यहां महिलाओं पर अपराध इस वर्ष में यानी कि 2019-20 के बीच काफी कम हुए हैं और करीब 8.46% की कमी आई है। लेकिन इसके अगले ही साल 2020-21 में यही ग्राफ बढ़ करके 15.23% की बढ़ोतरी हो गई है। आप देख सकते हैं उसके बाद अगर 2021-22 के बीच अगर जो वृद्धि बनाए तो 3.96% की यानी कि कम वृद्धि देखी गई है। एक चीज यहां पर देखने वाली बात है, एक चीज यहां पर बहुत ही महसूस करने वाली बात है कि जो हमने यूपीए
सरकार के बारे में देखा तो वहां लगातार वृद्धि होती जा रही है, लगातार वृद्धि होती जा रही है। लेकिन अगर एनडीए की सरकार आई है तो यहां एक साल ऐसा है 2019 और 20 का जहां पर यह गिरावट दर्ज की गई है, महिलाओं के प्रति अपराध में यहां पर कमी देखी गई है, लेकिन अगले ही साल उसकी दुगनी वृद्धि देखी गई है। यह है स्थिति कि महिलाओं को सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, इनमें जो दावे किए जाते हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है हमने आपको बता दिया। कुल मिलाकर के अगर जो लबोलुआब ये देखें तो आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध कम है, लेकिन एनडीए सरकार के समय में आंकड़े ज्यादा है। अगर साल दर साल रेशियो को देखा जाए तो 2019 में ही महिलाओं के प्रति अपराध में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है। बात कम या ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध में लगातार वृद्धि देखी गई है। वैसे यह सर्वविदित है कि जहां अपराध होते हैं वहां तमाम प्रयासों के बाद विकास अवरुद्ध हो जाता है। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के कारण शायद महिलाओं का विकास कुंद हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के दो संगठन यूएन वुमेन और यूएनडीपी ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में पहली बार साल 2022 में 114 ऐसे देशों में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सूचकांकों के लिहाज से पिछड़े हैं। इन देशों में 3.1 अरब युवतियां और महिलाएं रहती हैं, जो दुनिया में महिलाओं की कुल आबादी का 90% है। बराबरी के रास्ते द पाथ टू इक्वल शीर्षक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दोनों सूचकांक महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में संबंधित देश की प्रगति की पूरी तस्वीर बताते हैं। इसमें भारत का जिक्र करते हुए कहा गया है, आइए हम इसको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, यह भी हम आपको यहां पर दिखाए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये जहां तक महिला अपराध की बात की जाए तो तमाम जो सरकारें प्रयास कर रही हैं, भारत में आर्थिक लिहाज से कुछ प्रगति जरूर हुई है। महिलाओं के बैंक खाते खुले और स्थानीय प्रशासन में भागीदारी भी बढ़ी, लेकिन कौशल विकास के अलावा श्रम, राजनीति और निजी क्षेत्र में भागीदारी जैसे मामलों में उनको अब भी लैंगिक समानता के लिए काफी फासला तय करना है। यह रिपोर्ट ये बताती है कि काफी फासला तय करना है, और यह फासला कैसे तय होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कैसे तय होगा यह फासला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएन इस बारे में कुछ कहता है, आगे के सेगमेंट में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर ये क्यों फासला कम नहीं हो रहा, कारण क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या राजनीतिक दल जो भी महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं उनके घोषणा पत्र में क्या क्या होता है। तो जहां तक महिला अपराध की बात की जाए तो सरकार तमाम प्रयास करती है, लेकिन इसे कम कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कई सामाजिक कारण हैं। इसी सामाजिक कारण को संयुक्त राष्ट्र ने परिस्थितियों के नाट्य रूपांतरण का एक वीडियो जारी कर समझाने का प्रयास किया है। पहले यह क्लिप देखिए, पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। और भाई पानी पीने का असली मजा तो शेल्फ में ऊपर रखे हुए ग्लास से ही आता है। आजकल आपके गाल जो है ना वो टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। वैसे पिंक ड्रेस में आपको देखकर ना दिल खुश हो गया। इन जनाब के लिए क्योंकि कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिम्मत करके बता भी दूं तो कोई विश्वास नहीं करता, और अगर कोई विश्वास कर भी ले तो साथ नहीं देता। ये महत्वपूर्ण बातें यूएन ने नाट्य रूपांतर के द्वारा जो प्रदर्शित किया है भारत की स्थिति कि वर्किंग प्लेस पे घर की नौकरानी हो या फिर वर्किंग वुमेन या फिर मजदूर, कैसे उनका शोषण होता है और कुछ बोल नहीं पाती। कारण क्या है, हम एक बार और चाहेंगे कि इन कारण को एक बार और पहले सुनवा दिया जाए। जो इन्होंने वर्किंग प्लेस पे महसूस किया, इन महिलाओं ने क्यों नहीं बोल पाती हैं, वो बाइट जो क्लिप के बाद वो बाइट चली है, ये सुनवा दिया जाए।
क्योंकि कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिम्मत करके बता भी दूं तो कोई विश्वास नहीं करता, और अगर कोई विश्वास कर भी ले तो साथ नहीं देता। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं और यूएन ने इनके दर्द को कितनी बारीकी से समझा है। अब हम आपको यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस बात को यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की जिस बात को इतने शिद्दत से महसूस किया है कि उनके साथ क्या दिक्कतें हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो क्या हमारे जो राजनीतिक दल हैं इसको महसूस कर पाए हैं? आपने देखा कि भारत में कौन सी परिस्थितियां जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है और किन किन परिस्थितियों को महिलाएं सहन करती हैं। भारत की हर सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के दावे करती है। हर राजनीतिक दल महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात करते हैं। शायद इसीलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने और अपना मालिक खुद बनने पर इन परिस्थितियों में गिरावट आ सकती है। 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि देश के दो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या उपाय बता रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। देखते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या क्या वादे किए गए हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से उन पर नजर डालते हैं। यह ग्राफिक्स नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को रिजर्वेशन दिलाने का वादा किया गया है और साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसे सुव्यवस्थित लागू करने का वादा किया गया है। साथ ही एनीमिया, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और भी तमाम जो भी रोग हैं इनसे रोकथाम और इन पर विस्तार के लिए क्या कुछ किया गया है, यह भी वादा किया गया है। सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने का भी वादा किया गया है। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया गया है। हालांकि 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, लेकिन इसकी संख्या 3 करोड़ करनी है। SHG को सेवा क्षेत्र से जोड़ने वाली बात आपको बता दें, यह भी किया गया है। यानी कि स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने का वादा किया गया है कि अगर महिलाओं की आय बढ़ेगी तो सशक्त होंगी। महिलाओं को नए कौशल और उपकरणों से जोड़ने का वादा किया गया है। और आपको IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन जैसे प्रमुख सेवा क्षेत्रों से इन महिलाओं को जोड़ने का वादा किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ग्राहक तक सीधी पहुंच हो, इसके लिए एक जिला एक उत्पाद से जोड़ने का वादा किया गया है। किसान उत्पाद संगठन FPO से जोड़ने का वादा किया गया है स्वयं सहायता समूहों को। साथ ही साथ एकता मॉल से भी जोड़ने का वादा किया गया है। यह बीजेपी का ONDC से जोड़ने का यहां पर वादा किया गया है। महिलाओं के GEM से जोड़ने का वादा किया गया है स्वयं सहायता समूहों को। और भी अगर जो बात करें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की भी बात की गई है, इससे भी जोड़ने का वादा किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ने का वादा किया गया है। तो ये सारी चीजें ये वादा किए गए। कामकाजी महिलाओं को जो सुरक्षा मिलेगी इसके बारे में बात की गई। औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के पास हॉस्टल बनाने की सुविधा, ट्रेंच और आदि जैसी सुविधाएं देने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का और ज्यादा निर्माण का वादा किया गया है। और क्या वादे किए गए, या जो भी शौचालय बने हुए हैं उनके स्वस्थ रखरखाव की बातें की गई हैं। बीजेपी के इस संकल्प पत्र को ध्यान से अध्ययन करने से लगता है कि बीजेपी उन्हें सीधे लाभ पहुंचाने के बजाय महिलाओं को अपना स्वयं का मालिक बनाते हुए पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का खाका खींचा हुआ है और पूरा होमवर्क करके इस संकल्प पत्र को लाया गया है। अगर सरकार बनने के बाद इस पर अमल होता है तो शायद महिलाओं के आर्थिक उत्थान में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। अब हम नजर डालते हैं कांग्रेस के न्याय पत्र पर। इस न्याय पत्र में महिलाओं की दशा सुधारने के क्या उपाय बताए गए हैं, आइए नजर डालते हैं। तो कांग्रेस का यह गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया गया है। केंद्र की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण का वादा किया गया है न्याय पत्र में। साथ ही उच्च पदों जैसे कि न्यायाधीश, सरकारी सचिव, बोर्ड अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य पदों पर
अधिक महिलाओं को भरने का वादा किया गया है। समान काम समान वेतन लागू करने का वादा किया गया है। ये न्याय पत्र की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने जारी किया। महिलाओं को मिलेगा समान काम के लिए समान वेतन, यह वादा किया गया है। समान काम के लिए समान वेतन का वादा किया गया है। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में केंद्र के योगदान को दोगुना करने का वादा किया गया है, यानी कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं से अत्याचार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को कम करने के लिए कानूनों को और सख्त किया जाएगा, जैसा कि अभी यूएन में ये देखा गया है उनके वीडियो से। कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिली छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करने की बात कही गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गलत प्रावधानों को हटाने का बात किया गया है, लेकिन ये गलत प्रावधान क्या है ये नहीं बताया गया है। ये सारी चीजें हैं। गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। तो ये थे न्याय पत्र और संकल्प पत्र। न्याय पत्र और संकल्प पत्र और महिलाओं की स्थिति, भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। अब हम इन्हीं सब मामलों पर चर्चा करेंगे। बड़ी ही संवेदनशील विषय है महिला सशक्तिकरण, और इस पर यूएन की भी नजर है। तमाम चीजें हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियां जोर शोर से अपने जो घोषणा पत्र है, यानी कि न्याय पत्र कहिए या संकल्प पत्र कहिए, इनमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इनके विकास की बातें की हैं। दोनों पार्टियों ने इसकी सराहना करनी चाहिए कि जो भी घोषणा पत्र बना है वास्तव में बहुत ही अच्छा बना है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर यह हो कैसे रहा है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ संजय यादव वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम इस आधार पर करना चाह रहे हैं कि जो भी स्थितियां हैं, अभी आपने देखा कि भारत में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने देखी, तो सबसे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। सभी सरकारें आती हैं, कांग्रेस की सरकार में भी आपने देख लिया कि क्या स्थितियां हैं। और अगर जो देखा जाए वो एनसीआरबी के अगर जो ग्राफिक्स अगर जो चलाए जाएं तो और बेहतर होगा, क्योंकि हम एनसीआरबी पर हम पहले चर्चा करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, जैसा कि ये देखा गया है कि रेशियो 2019 में कम हुआ है, लेकिन 19-20 में कम हुआ है, 21 में महिलाओं पर अपराध ज्यादा हुआ है। तमाम प्रयास सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारें प्रयास नहीं करती हैं, और कोई भी सरकारें नहीं चाहती कि कोई भी क्राइम हो हमारे रहते, लेकिन फिर भी विफलता हाथ लगती है। 2019-20 में कम हुए हैं, माइनस में गया है महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं, लेकिन जो 2020-21 की अगर जो बात करें तो अचानक वृद्धि हो गई है 15% की। तो इसे आप क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, जहां तक 19-20 की जो आप बात कर रहे हैं, ये वही कोविड काल था, लॉकडाउन का समय था, लोगों को घरों से बाहर निकलने की पाबंदी थी। और जिस कालखंड में आप दोबारा इसका जिक्र कर रहे हैं, ग्राफ बढ़ने का, उस समय लोगों को आने जाने की निकलने की फ्रीडम थी। और जहां तक महिलाओं के प्रति अपराध दर्ज होने का विषय है, इसमें घरेलू प्रताड़ना के भी अपराधों को दर्ज किया गया है, जिसकी संख्या बहुतायत है जी। इसका संदेश साफ है कि महिला परिपक्व हो रही है, महिला अपनी शिकायत खुल के कर रही है, उनके साथ अगर कुछ ऐसा घट रहा है तो उसको वो शिकायत में दर्ज करा। बिल्कुल, और ये बातें आनी चाहिए। महिलाओं की परिपक्वता, उनके मजबूत होने का संकेत, और इस संकेत को सकारात्मकता से लिया जाना चाहिए। सरकार महिला सशक्तिकरण में कदम ब कदम महिलाओं के साथ खड़ी है, और उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों में, अपराधियों के कन्विक्शन में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो हम
सकारात्मक दिशा में इसको ले जा रहे हैं और सकारात्मक दिशा में इसको देखते हैं। जी बिल्कुल, सकारात्मक रूप में इसे जरूरत देखा नहीं। जाना चाहिए, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जो हम बात करें तो ठीक है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे शासनकाल में क्राइम ग्राफ बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन जो अभी संकल्प पत्र जारी किया गया है बीजेपी द्वारा, जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसमें जी। अपराध रोकने की तो बात की गई है, लेकिन क्या किया जाएगा? जैसे कि न्याय पत्र में ये कांग्रेस ने ये किया है कि हम कानूनों को और सख्त बनाएंगे, ऐसी बात की है। लेकिन हमने ये देखा है कि संकल्प पत्र में कानूनों को सख्त बनाने की बात नहीं की गई है, लेकिन अपराध रोकने की बात की गई है। तो इसे हम क्या समझें? देखिए, महिला जब पढ़ी लिखी होगी, महिला जब आर्थिक रूप से सशक्त होगी, महिला जब अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो उसके प्रति समाज का नजरिया अपने आप बदल जाता है। फिर वो दिन दिन महिला नहीं रहती। फिर उसके साथ अपराध कोई करने की बात को छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी, दीनहीन होगी, आर्थिक रूप से तंग होगी, तो उसके शोषण की संभावनाएं बढ़ जाती। हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में पूर्ण सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। किस तरह से उस महिला का सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, हम उन सारे दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। ऐसे में हम जिस महिला सशक्तिकरण की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदल जाएगा। और हमने उस पर शुरुआत भी की है। चाहे वो कन्या पूजन हो, हमने समाज की महिलाओं के प्रति देखने की, सोचने की दिशा बदली है। आज हमारे दृष्टिकोण को समाज आत्मसात कर रहा है। आज महिला पूजनीय है, सम्माननीय है, महिला भोग की वस्तु नहीं रही गई। तमाम अन्य दर्शनों के हिसाब से जो महिलाओं को देखने का नजरिया था, आज हमारा दर्शन, जीवन दर्शन उस पर भारी है। और समाज का नजरिया हमारे जीवन दर्शन से संबंधित बताते हुए आगे बढ़ रहा है जी। और उसका अच्छा परिणाम समाज में देखने को मिल रहा है। सबसे छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, हमने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे का परिणाम युवा देवेंद्र कि हरियाणा में महिला पुरुष का संख्या का लिंग अनुपात बदल गया। जो प्रदेश भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रहता था, आज वहाँ महिलाओं की एक अच्छी संख्या समाज में विद्यमान हो गई। और वहाँ की बेटियां आज सोना लेके आ रही है विदेशों से। ये हमारे उस नारे का परिणाम है जी। ये तो अच्छी बात है। इसी तरह से हमने राशन कार्ड महिलाओं के नाम बनाया। एक समय था कि जो राशन बेच के दारू पी जाते थे, घर में जाके मारपीट करते थे। हमने घर की मुखिया महिला को मान के उसी के नाम राशन कार्ड बनवाया। आज कोई परिवार हमारे शासन काल में भूखा नहीं सो रहा। भाई राशन बेच के दारू पीने की स्थिति नहीं है। घर में चूल्हा जल रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचा होता तो हमें करने की नौबत न आती। हमने महिलाओं को ध्यान रख करके इज्जत घर बनवाए। उसका भी असर पड़ा है महिलाओं के प्रति अपराधों पे। अब महिलाएं खेत खलिहानों में शौच के लिए नहीं जाती, इज्जत घर में जाती है। ऐसी स्थितियां लोगों को नहीं मिल पाती जहां महिलाओं को के प्रति अपराध के बारे में सोच सके। तो हमने बहुत से सुधार किए हैं और ये मूलभूत सुधार है जो जमीन पर दिख रहे हैं जी। सकारात्मक परिणाम इसके हर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं जी। आज महिला किस तरह से जो आंसू रो रो करके वो खाना पकाती थी, हमने उज्ज्वला योजना में उसके लिए गैस सिलेंडर की सुविधा की। टेंट लगा लगा के दिया, कार्यक्रम करके दिया, उसका लाभ रहा। आज हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा गरीबों के यहाँ। विपक्ष लाख कह रहे साहब वो भरवा नहीं रहे। ये सत्य नहीं है। आज सिलेंडर भी है घर में, भरवाया भी जा रहा है और उसके किचन की चौके की तथा सुधरी है।
आज उस महिला की आंखों में खाना पकाते समय आंसू नहीं आते। चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ चंद्रेश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रेश जी हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा कि संकल्प पत्र में महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए काफी वादे किए जा रहे हैं कि बीजेपी अगर पुनः सरकार बनाती है तो महिला उत्थान के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, और वास्तव में इस तरह से तैयारी की गई है, इस तरह से यह तैयार किया गया है जैसे वास्तव में लगता है कि वास्तव में महिलाओं का उत्थान अगर जो होगा तो आत्मनिर्भर बनेंगी, स्वावलंबी होंगी। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है इसमें महिलाओं को नौकरी देने की बात की गई है, और साथ ही साथ अगर जो बात सुरक्षा की करें, न्याय पत्र की सुरक्षा की करें, तो इसमें कानूनों को सख्त बनाने की बात की गई है। लेकिन अब इससे ज्यादा सख्त क्या होगा कि फांसी दी जाएगी अपराधी को, अगर महिलाओं पर कुछ विशेष अपराध करते हैं, रेप करते हैं, तो उन्हें फांसी दी जाएगी, और भी जो सख्त कानून बने। इससे ज्यादा सख्त कानून क्या बनाने वाली है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे वो हमारी पार्टी से की जा रही हैं या चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि वो कम ही है। इस संदर्भ में यदि और पहल किया जाए और काम किया जाए तो अच्छा होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो पिछले 10 सालों में हमें नहीं लगा कि महिलाओं को लेकर इन्होंने कोई सकारात्मक नजरिया रखा या महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई ठोस कदम इन्होंने उठाने का काम किया। हाँ, एक दो बात यो योजनाओं की गिनाते हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमुखता से देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकारी आंकड़े हैं कि 80% जो उज्ज्वला के लाभार्थी थे उन्होंने महंगाई के कारण गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाए। इन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया लेकिन वो भरवा नहीं पाए, क्योंकि 1000 रुपया एक नरेगा का मजदूर गैस के लिए नहीं दे सकता। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो कांग्रेस की तरफ से करना चाहता हूँ कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम हर परिवार की महिला गार्जियन को 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं, सालाना 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिशा में कार्य नहीं कर सकती। और जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपराध को ही मत देखिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आए, भ्रूण हत्या में कमी आए, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को और मतलब एक तरह से सजा उसमें जो दिए जा रहे हैं कानून को और सख्त बनाया जाए, महिला के सशक्तिकरण के लिए उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, नए नए इंस्टीट्यूट और कॉलेज खोले जाए जहां महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनको सीधे रोजगार से जुड़ा जा सके। सरकारी सेवाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? आपने देखा कि दिल्ली में देश की पहलवान बेटियां न्याय की भीख मांग रही थी और प्रधानमंत्री जी सहित सरकार की सभी मशीनरी के दरवाजे उनके लिए बंद थे। उत्तर प्रदेश में एक दलित पीड़िता को कूड़े की ढेर पे रखकर पुलिस ने जलाने का काम किया। ऐसे कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर हो रही हैं जहां पर महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, महिलाएं अपमानित हो रही हैं, और उस दिशा में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए कितने आपने इंस्टीट्यूट खोले, महिलाओं के लिए आपने कितने रोजगार के अवसर पैदा किए? आपने कहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज रोजगार के नाम पर आप टाइम फिश बोल गए। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था और उस रिपोर्ट में बड़े साफ शब्दों में ये कहा गया था कि भारत की जीडीपी को सिर्फ 2 साल में डबल किया जा सकता है जी। और जब मैं ये आर्टिकल पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रहा शीर्षक देखकर कि भाई जीडीपी को 2 साल में कौन सा मैकेनिज्म है कि डबल किया जा सकता है। तो उस आर्टिकल को जब मैंने अंदर पढ़ा तो जिस इकोनॉमिस्ट ने लिखा था बड़ी जानदार बात लिखी थी, शानदार बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी 80% से अधिक महिलाएं वर्किंग क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है। वो हाउसवाइफ हैं और वो अपना घरेलू काम करती हैं, बाकी समय वो
यूं ही गुजार देती हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को कार्य क्षेत्र से जोड़ा जाए, उनके लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न किया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जाए, स्थानीय स्तर पर घरेलू उद्योगों को बढ़ाकर रोजगार से जुड़ा जाए, कंपनियों में उनके लिए व्यवस्था किया जाए, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाए, तो मुझे लगता है कि देश की जीडीपी 2 साल में दूनी हो जाएगी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। मैंने कहा देश के अंदर कि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड दुनिया के अंदर है। यदि हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए, तो हैंडीक्राफ्ट के जो उत्पाद हैं उनको दुनिया में बेचकर भारत डॉलर अर्न कर सकता है, गोल्ड अर्न कर सकता है। सरकार ने इस दिशा में कोई पहल किया क्या? नहीं किया। जी ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात पंचायतें आज भ्रष्टाचार की अड्डा बनी हुई है। प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर हाथों हाथ लूट रहे हैं देश को, गांव को लूट रहे हैं, गांव की योजनाओं का लूट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर सवाल न खड़ा करने की हिमाकत रख रहा है, ना उस पर कोई बहस है, ना कोई डिबेट है। तो जब गांव के गांव लूटे जाएंगे, पंचायत के पंचायत लूटे जाएंगे, निगम के निगम लूटे जाएंगे, तो सशक्तिकरण कहाँ से होगा? महिला सशक्तिकरण के लिए हमें सामाजिक बदलाव की भी आवश्यकता है और समाज में महिला और पुरुष दोनों को महिलाओं के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ये इसके लिए महत्वपूर्ण सामाजिक लड़ाई की भी आवश्यकता है, सामाजिक आंदोलन की भी आवश्यकता है। चलिए ठीक है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संजय यादव जी भी जुड़े हुए हैं। संजय यादव जी, अभी घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र और संकल्प पत्र पे बातें हो रही हैं, महिलाओं की बातें हो रही हैं, और महिलाएं जो हैं, वास्तव में महिलाओं का अगर जो विकास हो, तो अभी चंद्रेश जी ने बताया कि कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि अगर जो महिलाओं को वर्किंग क्षेत्र से जोड़ा जाए तो काफ़ी कुछ विकास हो सकता है। तो वर्किंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए दोनों ही संकल्प पत्र और न्याय पत्रों में काफ़ी कुछ चीज़ें कही गई हैं। एक तो सरकारी नौकरी में 50% की भागीदारी देने की बात न्याय पत्र में कही गई है। वहीं अगर जो संकल्प पत्र की बात करें तो यहाँ भी देखा गया है कि महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बाजारों से जोड़ने और भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए कौन से रास्ते इस समय की परिस्थितियों में फिट बैठते हैं? देखिए, आपका विषय है कि चुनाव पे भारी लिंग भेद भारी करके आपने जो लिखा है। जब वर्तमान स्थिति में हम समानता की बात करते हैं लिंग आधार पे, तो उसमें तो ये बात ही समझ नहीं आता है कि हम क्या काय का आरक्षण, किस चीज का आरक्षण देना चाह रहे हैं। जब तक हम अपनी महिलाओं को अपने बराबर का सम्मान नहीं देंगे, और ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर भारत के नागरिक की है, हर महिला की है, हर पुरुष की है कि वो एक दूसरे को बराबर का सम्मान दें। गांव की महिला हो, अनपढ़ हो, पढ़ी हो, लिखी हो, जैसी भी हो, जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि लिंग भेद मन से हटे, बराबर का दर्जा होना चाहिए, दोनों को बराबर की बात रखने का मौका मिलना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, बराबर का उनको नौकरी में, व्यापार में, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तभी जाके ये जो आज स्थिति बन रही है कि हमें लग रहा है कि महिला हमारे पीछे कैसे रह गई है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह भी कि जब तक कोई भी देश शिक्षित और स्वस्थ नहीं होगा, तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। और आज भी हम देखा जा रहा है कि हमारे देश में आज भी 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्र छोड़ दें जहां पे कुछ परसेंटेज की महिला पुरुष लोग आके काम करते हैं, तो बाकी जो हमारा महिला और पुरुष है वो गांव में ही बसा हुआ है, जिनका मुख्यतः पेशा किसानी है, और किसान आज की तारीख में परेशान है। और जो हिंसा होती है ज्यादातर महिलाओं के साथ, वो होती है घरेलू हिंसा या यौन शोषण हो गई, या ये दो बेसिक है, या फिर अपना क्या कहते प्रॉपर्टी का मामला हो गया, इस संपत्ति के विवाद भी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आता है घरेलू। और घरेलू हिंसा का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैं समझता हूँ वो है इस देश की बेरोजगारी। क्योंकि यदि आपके घर में पैसा आ रहा है बराबर, बच्चों को खाने को मिल रहा है, पत्नी की भी व्यवस्था हो रही है, तो उस घर में घरेलू हिंसा होना नामुमकिन है। 1-2% हो सकता है, क्योंकि जब अभी कहा गया कि वो दारू पी के आता है, महिला को पीटता है, गल्ला बेच देता है, दारू पी जाता है, ये तब की स्थिति होती है। हम लोग शहरों में रहते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो मजदूर है, मजदूरी करता है, दिन भर ठेकेदारी में काम करता है, पर सरकार की व्यवस्था ऐसी कि उसको मजदूरी भी नहीं मिलती, तो वो उसको जो भी 100-200 रुपए मिलता है वो आके पहले दारू पीता है,
और फिगर जाता है, घर पे पैसा देता है नहीं देता है, तो उसके कारण विवाद होते हैं, जिससे घरेलू हिंसा होती है। और उसमें फिर उनके आसपास जिस प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि उनका स्तर भी एक उसी हिसाब का हो जाता है, तो उसमें कई बार यौन शोषण भी होता है। घर की कमजोर महिला के साथ यौन शोषण हो जाता है, कई बार शहरों में हो रहा है, गांव तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए हमें सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी तो हम बाद में मानते हैं, पहले हमें आम हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा कि हमारी जो महिला है वो हमारी कहीं ना कहीं बहन है, बेटी है, माँ है, वो हमारा एक अंग है, समाज का हिस्सा है। और बोलते हैं ना एक गाड़ी के दो पहिए, तो पूरी दुनिया सृष्टि में महिला पुरुष एक समान चीज है। जब तक दोनों तालमेल बना के नहीं चलेंगे तब तक उस परिवार का विकास भी नहीं हो पाएगा, देश का भी नहीं हो पाएगा जी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण समझता हूँ। वर्तमान में जो 75 साल देश को आजाद को हो गए, तो इसमें कहीं ना कहीं आज भी हमारी बिल्कुल ये शिक्षा भी महत्वपूर्ण चीजें हैं और इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जल्दी से हम एक समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी से एक और प्रश्न हम लेना चाहेंगे हमारे बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी से। विवेक श्रीवास्तव जी, संकल्प पत्र में भी ये हॉस्टल बनाने की बात की गई है, न्याय पत्र में भी हर जिले में हॉस्टल बनाने की बात की गई है। कैसे भिन्नता करें हम? आपका हॉस्टल और न्याय पत्र का हॉस्टल, संकल्प पत्र का हॉस्टल और न्याय पत्र का हॉस्टल किस तरह से भिन्न है? जल्दी से सर, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए देवेंद्र जी, हमने महिला सशक्तिकरण पे काम किया है और अब करते आ रहे हैं। हमारे इस व्यवस्था को उस क्रम में देखा जाना चाहिए। बाकी जो दल इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका पिछड़ा रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए कि उनके शासन में या उनके पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति है। कांग्रेस के दामन में तंदूर कांड जैसे केस है, जिसका लाल जैसे हत्याकांड दर्ज है, और तो और अभी कर्नाटक में एक आदिवासी महिला को गिरफ्तार करके घुमाया गया। इनकी सत्ता आने के बाद जब ये बिहार में सत्ता में थे, वहां दलित महिला को 1500 रुपए के लिए गिरफ्तार घुमाया गया। इन तमाम वक्तव्यों पे कांग्रेस के नेताओं को साफ सूख जाता है जी। आगे बढ़ के संदेश खाली जैसे प्रकरण पे भी कांग्रेस की कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं आई। चलिए, इनको इनके आंसू भी सिलेक्टेड महिलाओं के लिए आते हैं जी। पूरे देश की महिलाओं को अपनी बहन बेटी नहीं मानती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की बहन बेटियों को चिंता करती है और उनका सशक्तिकरण हो, वो मुख्य धारा में आए जी, समाज को उनका सम्मान मिले, आर्थिक स्तर उनका संपन्न हो। हम समग्र चिंता करते हैं महिलाओं की। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। चंद्रेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। वही सवाल आपसे कि न्याय पत्र का हॉस्टल और संकल्प पत्र का हॉस्टल किस तरह से भिन्न है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हॉस्टल एक पहलू हो सकता है और केवल हॉस्टल से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। चाहे वो संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा कहे, चाहे न्याय पत्र के माध्यम से कांग्रेस कहे। और मैं महिलाओं पर जब बात करता हूँ तो मैं सिर्फ भाजपा और कांग्रेस को ध्यान में रखकर अपनी बात नहीं करना चाहूंगा। मैं एक होलिस्टिक डिजाइन पर बात करना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि चाहे कांग्रेस का पत्र हो या भाजपा का घोषणा पत्र हो, दोनों में जितनी बातें कही गई हैं वो पर्याप्त नहीं है और उससे ज्यादा संभव हो तो होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में वो काम क्यों नहीं किए जो ये आज अपने संकल्प पत्र में कहने की कोशिश कर रहे हैं जी। पिछले 10 साल में इन्होंने कितने हॉस्टल बनवाए, इनके पास कोई जवाब है? पिछले 10 साल में इन्होंने महिलाओं के लिए कितने कॉलेज खोले? भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में बात मेंशन है कि यदि सरकार महिलाओं के लिए कोई आवश्यक कदम उठाती है तो इसे समानता के अधिकार के विपरीत नहीं माना जाएगा जी। तो क्या इन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे कदम उठाए? ठीक है, इन्होंने कोई ऐसी कंपनी लगाई, मॉडल कंपनी जहां पर केवल महिलाएं काम करती हो? क्या इनके पास ऐसा कोई डिजाइन है? ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई डिजाइन है या नहीं है ये तो अब जनता बताएगी, क्योंकि जनता के बीच में आप भी हैं और बीजेपी जी। बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सर, समय नहीं है जी, जल्दी। राजपथ पे परेड करते पहली बार देश ने देखा हमारी सरकार में। चलिए, ठीक है, चूंकि अब समय
हमारे पास नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में महिलाओं की बात दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। अपने अपने घोषणा पत्र में इनका उल्लेख भी किया है। हाँ, तरीका कुछ अलग है, कुछ नौकरी देकर करना चाहती हैं उत्थान, और कुछ जो है स्वावलंबी बना करके करना चाहती हैं। और फैसला अब आपको करना है कि वास्तव में किस तरह का उत्थान आप चाहते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।